हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनेट क्लासेस। जैनेट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं। सीजीएल 2020, सीपीओ एंड सीएचएसएल, जिसका कि एग्जाम मार्च में हो रहा था, कोविड के कारण वो पोस्टपोन हुआ और फिर से ही इसका एग्जाम 17 अगस्त को होना तय हुआ है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर तीनों एग्जाम्स को आप एक साथ टारगेट कर रहे हैं 2020 के लिए, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करा रही हूँ। इसके बाहर से मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ से कम 95% क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल एग्जाम के जो रिलेवेंट चीजें हैं वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए कुछ फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, आप मेरी क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर उसे देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि ये सारी चीजें क्या है जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, ताकि आप अपने एम से भटके नहीं। तो देखिए, आपका सीजीएल और सीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें आपके टोटल 250 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाते हैं, और सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसमें टोटल 50 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीजीएल और सीपीओ में आपका कितना अच्छा खासा इंग्लिश का वेटेज होता है। तो आपको इसके लिए इसे तो आप बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपके कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि आपका एफर्ट है, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको अपना एफर्ट 100% लगाना होगा। अपनी पूरी जान के साथ आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। फिर देखिए क्या है, कंसिस्टेंसी है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, काफी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम हो रहे हैं या फिर एग्जाम होना पोस्टपोन हो गया, या फिर देखिए जैसे यहाँ पे सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, किसी स्टूडेंट का काफी अच्छा प्रिपरेशन होगा लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो उसका फिर जो वो है स्टूडेंट, वो डिमोटिवेट हो जाता है कि एग्जाम तो हुआ नहीं, तो उसमें उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स। आपको ये सोचना है कि एग्जाम आज पोस्टपोन हुआ है लेकिन एग्जाम तो होना ही है, चाहे वो 6 महीने बाद हो या फिर 8 महीने बाद हो या 10 महीने बाद हो, एग्जाम का होना तय है। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी इसलिए बनाकर रखनी है, क्योंकि जो अभी कंसिस्टेंसी अपनी बनाकर रखेगा उसी का सिलेक्शन होगा। रिवीजन का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज प्रोनाउन का फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर 1 से लेकर 6 तक मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 लेक्चर और दूंगी, जिसमें मैं एक लेक्चर आपका और कॉन्सेप्ट वाइज होगा, और दूसरा लेक्चर होगा जिसमें कि मैं अलग अलग क्वेश्चन लूंगी, अलग अलग वैरायटी के प्रोनाउन पे बेस्ड। उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी कि कैसे आप उसमें इडियट पकड़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ा देता है। जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में एरर को फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आपको एग्जाम में जो देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। तो आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने नाउन अभी तक नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि प्रोनाउन अच्छे से आपको समझ में आए, तो नाउन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अच्छे से, वहां पे 7 लेक्चर बने हुए हैं, तभी आपको प्रोनाउन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद आप नाउन से शुरू करके प्रोनाउन के 6 लेक्चर्स को देखकर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक जो रिलेटिव प्रोनाउन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लॉज होता क्या है। हम काफी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लॉज जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा एक लेंदी चैप्टर है। तो हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं क्या होता है। तो जो आपका क्लॉज है वो हम 2 तरीकों से देखते हैं। एक तो आपका पहला होता है क्या, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें कि कोई बाधा हो, जिसमें कि कोई रोक हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और नॉन रेस्ट्रिक्टिव का मतलब हो गया जिसमें कोई भी आपको रोक टोक ना हो, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। बाकी हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस क्या है, द मैन हु हैज पेशेंस इज लव्ड बाय गॉड। यहाँ पे देखिए आपको एक जो ये वर्ड दिख रहा है वो क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, द मैन, यानी कि जो आपका हु है वो किसके लिए यूज हुआ है,
द मैन के लिए यूज हुआ है। तो अगर आप पूरा सेंटेंस देखिए तो आप यहाँ से क्या मतलब निकाल सकते हैं, द मैन हु हैज पेशेंस इज लव्ड बाय गॉड, यानी कि जैसे कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सिर्फ उस आदमी की बात की जा रही है जिसके पास पेशेंस है। क्या है? जिसके पास पेशेंस है, वही इंसान की बात की जा रही है, द मैन हु हैज पेशेंस, यानी कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसकी बात की जा रही है जिसके पास पेशेंस है। सिर्फ उन्हीं लोगों को भगवान के द्वारा प्यार मिलता है, सिर्फ भगवान उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों में से सिर्फ उन लोगों की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है जिसके पास पेशेंस है। यानी कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन का आपको बोध हो रहा होगा कि लोग तो काफी सारे हैं लेकिन जिसके पास पेशेंस है सिर्फ उसी की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को। फिर देखिए आपका सेकंड सेंटेंस क्या है, ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव स्कोर्ड 80% मार्क्स विल गेट एडमिशन। यहाँ पे हु जो है वो किसके लिए आया फ्रेंड्स, ऑल द एस्पिरेंट्स के लिए आया है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ से ऑल द एस्पिरेंट्स के लिए क्या आया है, हु आया है। तो सिर्फ उन स्टूडेंट की बात की जा रही है जिन्होंने 80% से ऊपर स्कोर किया है, केवल वही एडमिशन पा सकते हैं। यानी कि फिर से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट हैं लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट की बात की जा रही है जिन्होंने 80% से ज्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन शो हो रहा होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस हो गया। फिर क्या है, द सिटीजन्स हु डिड नॉट कास्ट वोट्स डिड नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटी, यानी कि आपको देखिए यहाँ पे फिर से हु है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए आया है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, द सिटीजन्स के लिए आया है। तो काफी सारे लोग हैं जिसमें से कुछ लोगों ने वोट दिया होगा और कुछ ने वोट नहीं दिया होगा। तो हम किन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, रिस्ट्रिक्शन की शो की जा रही है। बहुत सारे लोगों में से उन सिटीजन्स की बात की जा रही है, उन नागरिकों की बात की जा रही है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन शो हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस हो गया। फिर देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स हु केम यस्टरडे विल बी गिवन अ स्पेशल क्लास। यहाँ पे फिर से आपको देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वो है, और ये किसके लिए यूज हुआ है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, द स्टूडेंट्स है। तो उन्हीं स्टूडेंट की बात की जा रही है जो कि कल आए थे, उन्हें स्पेशल क्लास दिया जाएगा। फिर से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का बोध हो रहा है। फिर हम देखिए आगे कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या है ये, आई हैव एन एम्प्लॉय हु इज वेरी केयरफुल इन हिज वर्क। यहाँ देखिए आपको हु है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे किसके लिए आया है, एम्प्लॉय के लिए आया है। हु का एंटीसीडेंट क्या है, एम्प्लॉय है, यानी कि एम्प्लॉय है। तो आई हैव एन एम्प्लॉय हु इज वेरी केयरफुल इन हिज वर्क, यहाँ पे उस एम्प्लॉय की बात की जा रही है जो कि अपने काम में काफी ज्यादा केयरफुल है। तो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और उसी एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय दिया हुआ है और उसी एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्शन का बोध नहीं हो रहा होगा। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का ये सेंटेंस हो गया। फिर क्या है देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर हु इज एन NRI इज एन इंजीनियर। यहाँ पे देखिए आपको फिर से क्या दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है और ये किसके लिए आया है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पे फिर से देखिए आपको एक ही भाई है, एक ही मेरे बड़े भाई हैं जो कि क्या है, NRI है, इंजीनियर है। तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि काफी सारे भाई हैं और उसमें से एक भाई की बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं है, एक ही भाई है और उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया, उसी का सेंटेंस हुआ। फिर देखिए क्या है, माई हाउस हुज वाटर पेंटिंग हैज फेडेड हैज बीन पुट ऑन रिनोवेशन। तो यहाँ पे फिर से हुज आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और फिर से ये किसके लिए आया है, माई हाउस के लिए आया है। तो माई हाउस फिर से आपका क्या है, यहाँ पे एक ही हाउस यानी मेरे घर की ही बात की जा रही है, हमारे एक ही घर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस हो गया। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे मैंने आपको मेन जो डिफरेंस बताया है कि आपका रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि हमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्लॉज, अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और कौन नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। तो उसके लिए आपका जो मेन आपको जो पहचान सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है फ्रेंड्स उसमें कॉमा का यूज नहीं होता है। आपको जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है उसमें कॉमा का यूज नहीं होता है। लेकिन जो आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है जिसमें कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, उसमें कॉमा का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस से देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे सेंटेंस किसके एग्जाम्पल हैं, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं भी कॉमा नहीं दिख रहा होगा।
फिर देखिए क्या है, ये सारे क्या है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको सब में कॉमा दिख रहा होगा, तो यही इन दोनों को पहचानने का मेन अंतर है कि आप कैसे रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और सेंटेंस है फ्रेंड, जैसे देखिए द प्लेस वेयर आई हैड गॉन इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है उसके साथ आप जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं उसे आप हटा भी सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल होता है। लेकिन यही अगर आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है उसके साथ आपको रिलेटिव प्रोनाउन लेना ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या मैंने बताया, अगर आपका कोई ये जो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसके साथ आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसे आप हटा भी सकते हैं। जैसे कि देखिए आप ये सेंटेंस देखिए, द प्लेस वेयर आई हैव गॉन इज ब्यूटीफुल, आई हैड गॉन इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस के आपको कहीं भी कॉमा नहीं दिख रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसका रिलेटिव प्रोनाउन को हटा भी सकते हैं, तो आप यहाँ से वेयर को हटा भी सकते हैं। फिर देखिए क्या है, द कल्प्रिट्स whom the courts punished have been sent to jail। यहाँ पे फिर से क्या है आपका, ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप whom ऑप्शनल है, आप यहाँ पे whom हटा भी सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर यही आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है तो वहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन लेना ही लेना है, वहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन लेना कंपलसरी है। तो देखिए क्या है, द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग द सिटी सेंटर व्हिच विल बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। यहाँ पे देखिए आपको व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, आपका एंटीसीडेंट आपका कुछ आया है, और ये आपका क्या है, कॉमा है। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। क्या है ये, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, और यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना ही करना है। तो यहाँ पे आप व्हिच हटा नहीं सकते, आपको व्हिच लगाना जरूरी है। तो आपको यहाँ से ये बात और ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपका रिलेटिव क्लॉज जो है उसके साथ आपको रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन लेना ही लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है इतना। फिर देखिए यहाँ पे आपको और कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे देखिए आई हैव वन एम्प्लॉय दैट इज क्वाइट केयरफुल इन हिज वर्क एंड आई वेंट टू शिमला वेयर इज बर्थ प्लेस। वेयर इज इस बर्थ प्लेस या फिर माई बर्थ प्लेस हो जाएगा कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको रिलेटिव प्रोनाउन कुछ क्या दिख रहा है, दैट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, वेयर दिख रहा है। तो दैट किसके लिए आया है, एम्प्लॉय के लिए आया है। तो दैट किसके लिए यूज होता है आपका, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, ये आपका लिविंग के लिए यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है। वेयर आपका किसके लिए यूज होता है, प्लेस के लिए यूज होता है, और वेयर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ, शिमला के लिए यूज हुआ है। तो आपका अगर ऐसे देखें सेंटेंस की मीनिंग को समझिए, आई हैव वन एम्प्लॉय दैट इज क्वाइट केयरफुल इन हिज वर्क। तो ये आपको ये दोनों सेंटेंस और ये आपका वेयर शिमला के लिए यूज हुआ, तो आपको ये दोनों सेंटेंस क्या लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमा दिख रहा है। तो कॉमा से आप क्या समझ सकते हैं कि आपका क्या है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का ये सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का ये सेंटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आपको क्या दैट का और वेयर का, इन दो जो वर्ड्स हैं इनका यूज नहीं करना है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आपको दैट एंड वेयर का यूज नहीं करना है। तो अगर आप दैट एंड वेयर का यूज नहीं करेंगे, आपको क्या नहीं करना है, तो अगर आप इन दोनों वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे। तो अगर हम लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इसके स्थान पे किसका यूज करेंगे, हु का करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव वन एम्प्लॉय हु इज क्वाइट केयरफुल इन हिज वर्क, ये आपका सही सेंटेंस होगा। फिर देखिए क्या है, आई वेंट टू शिमला, तो यहाँ पे हम वेयर यूज ना करेंगे प्लेस के लिए, तो किसका यूज करेंगे, हम व्हिच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वेंट टू शिमला व्हिच इज माई बर्थ प्लेस। यहाँ पे आप माई लगा सकते हैं, व्हिच इज माई बर्थ प्लेस, ये आपका क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सम, नन, ऑल, सेवरल, मेनी, फ्यू। ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जिसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाने के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि जैसे आपका हो गया सम ऑफ या फिर सेवरल ऑफ, ये सारे आपको क्या है, सेवरल ऑफ, ये जितने भी वर्ड हैं आपका ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो इन सारे वर्ड्स के बाद हम प्रीपोजिशन लगाने के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि ये जो आपका आप जब इन वर्ड्स के बाद ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ये आप किसके साथ यूज कर सकते हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसी के साथ यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव के साथ आप यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। रूल यही बोलता है कि आप अगर ये जो वर्ड्स हैं उसके बाद आप प्रीपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो आपको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे
नॉन रिस्ट्रिक्टिव के बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते, आप इसे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बाद ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मैंने बताया कि आपका जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसके साथ आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्या सेवरल ऑफ आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे सेवरल ऑफ का यूज नहीं कर सकते। तो आप इसका सेवरल ऑफ का यूज नहीं करेंगे तो आप किसका यूज करेंगे, तो आप सिंपली हुम का यूज करेंगे। फिर क्या है, द पीपल मेनी ऑफ हुज। तो देखिए यहाँ पे मेनी ऑफ हुज आपको किया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये सेंटेंस क्या है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है। तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मेनी ऑफ ह्यूज आपका यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है, मेनी ऑफ हुज। फिर देखिए आगे कुछ और वर्ड्स हैं फ्रेंड, जैसे आपका क्या है, हु है, हुईवर है, व्हाट एंड व्हाटएवर, व्हिच एंड व्हिचएवर। तो ये जितने भी फ्रेंड्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपको सिर्फ कुछ बात ध्यान देना है। जैसे कि आप देखिए, ही हुईवर विंस द रेस विल गेट द प्राइज। तो आपको अगर देखिए, आप अगर जैसे कि अगर आप हु यूज कर रहे हैं, या फिर व्हाट यूज कर रहे हैं, या फिर आप व्हिच यूज कर रहे हैं, तो ये जितने सारे भी वर्ड्स होते हैं, तो आप अगर इनके बाद ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो इन सारे वर्ड्स के आपको पहले आपको क्या लेना है, एंटीसीडेंट जो आएगा आपका क्या आएगा, इन सारे वर्ड्स के पहले आएगा। और यहीं पे अगर आप हुईवर या फिर व्हाटएवर या फिर व्हिचएवर, वेयरएवर, आप किसी चीज का यूज कर रहे हैं, इन सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारे वर्ड्स के बाद आपका एंटीसीडेंट आएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि आपको अगर इन सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, हु, व्हिच, व्हाट, दैट, ये इन सारे वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो एंटीसीडेंट क्या आएगा, इसका आपका इसके पहले आएगा, आपको इन सारे वर्ड्स के पहले आएगा। और अगर आप इन सारे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं और किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो वर्ड इन सारे वर्ड्स के बाद आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ही हुईवर विंस द रेस विल गेट द प्राइज। देखिए यहाँ पे आपको क्या वर्ड यूज हुआ है, हुईवर यूज हुआ है। तो हुईवर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप जिसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हुईवर आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, आप ही के लिए यूज कर रहे हैं, ही हुईवर, यानी कि आप ही के लिए यूज कर रहे हैं, ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्या मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हुईवर, व्हाटएवर या फिर व्हिचएवर, इन सारे वर्ड्स आप यूज करते हैं, तो आप जिसे पॉइंट आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, इसके बाद होगा, लेकिन ही तो इससे पहले है, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो आप सब्जेक्ट को चेंज तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हुईवर ना होकर क्या हो जाएगा, सिंपली हु हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हु विंस द रेस विल गेट द प्राइज, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, हुईवर विंस द रेस विल गेट द प्राइज। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, हुईवर है, और आपको क्या उसके बाद जो भी आपको पॉइंट आउट करना है, तो ये इसके बाद है, जितने भी वर्ड्स हैं क्या है, इसके बाद है। तो ये आपका यहाँ पे हुईवर बिल्कुल सही है। व्हाटएवर यहाँ पे यूज हुआ है, व्हाटएवर के बाद सारा कुछ आया है, आप जिसे भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं वो उसके बाद आया है, तो आपका क्या है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने व्हिचएवर यूज किया है, तो आपको व्हिचएवर, जिसे भी आप पेन वगैरह, फ्लू वगैरह, किसी को भी अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो क्या आपका व्हिचएवर के बाद आया है, इनके बाद आया है, तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में जो भी क्लास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। कल की क्लास में मैं जितने भी इन सारे प्रोनाउन, जो अलग अलग प्रोनाउंस के टाइप्स मैंने आप लोगों को कवर किया है, तो मिक्स करके कुछ रूल्स बनते हैं, वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में कवर कराऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस का लेक्चर दूंगी, इसके बाद आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, और फिर हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जरूर देखें, वहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस आपको पड़े हुए हैं, काफी ज्यादा रिलेवेंट वीडियोस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।